के लिए दो खास मेहमान पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद नेता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, और इंजीनियर इफ्तिखार गुज्जर ये नेता है पीटीआई यानी तहरीक इंसाफ के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर इरशाद, मेरा सवाल आपसे ही है, क्या आपकी पार्टी ने काम नहीं किया? क्या इमरान को रुकना चाहिए, और रुकना चाहिए तो क्यों रुकें? पाकिस्तान बदहाल हो चला इस वक्त। शुक्रिया। मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान तो कहीं रुका नहीं है, इंशाअल्लाह तरक्की की तरफ जाएगा और तरक्की की तरफ जा रहा है। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा खिदमत की अपने मुल्क की, अपने अवाम की, और अब सिर्फ मुस्लिम लीग का मसला नहीं है, अब पूरे देश की पार्टीज इकट्ठी हैं। एक पीडीएम इकट्ठा हुआ है अपनी जगह पर, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, अपने अवाम के लिए। दूसरी बात यह है कि अदालतें हमारी बिल्कुल रिलीफ देंगी उनको जो हक पर हैं, जो सच पर हैं, और आवाम को इंशाल्लाह निजात मिलने वाली है इस परेशानी से, इस बदहाली से। दूसरी बात यह कि हमारे मुल्क को कुछ नहीं हुआ। ठीक है, महंगाई हुई, महंगाई को हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारी कमर इजाजत देती है, हमारी ताकत है कि हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इसको सेटल भी करेंगे। अभी हमारे लोग आ रहे हैं, अभी हम इकट्ठे हो रहे हैं। आज मेरा ख्याल काफी हद तक रिलीफ मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट से भी। 1 बजे हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां से इंशाल्लाह गुड न्यूज मिलेगी सबको, पूरी आवाम को, पूरे मुल्क को। डॉक्टर इरशाद, तो उसमें कोई शक दूसरी राय नहीं है। इफ्तिखार साहब भी मेरे साथ हैं। आपकी पार्टी पर इतनी तोहमतें लग रही हैं इफ्तिखार साहब कि आपने काम नहीं किया, गरीबी, भूखमरी, अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी, इकॉनमी खराब हो चुकी है। आखिर इतनी कुर्सी से इतना प्रेम क्यों है इमरान साहब को? क्यों इतना कुर्सी से प्रेम दिखा रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी आपका कि आपने मुझे ऑनलाइन लिया और हम करते हैं एक बड़े अहम मुद्दे के ऊपर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से भी एक बड़े बावकार उनके खुद हैं, और उन्होंने वैसे चीज आपको वाजे की है। पहले तो ये सोचे कि पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं डूब रहा। ये जो अगर किसी की ख्वाहिश है तो वो जरा अपने गिरबान में जाके, और मैं समझता हूँ कि हमसाये का भी हक है कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है उसको मजबूत करने के लिए अपनी सोच, अपनी आवाज को बुलंद करें। अब मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत दिनों से जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो इस पूरी लड़ाई को फौज और इमरान खान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लड़ाई करार दे रहे हैं, जो बिल्कुल एक गलत बात है। एक सियासी जिद्दोजहद है, नंबर्स की गेम है। अब कोशिश हो रही है पाकिस्तान की आला अदलिया है जिसमें हम एक सदारती रेफरेंस हमने दाखिल किया, हमने राय मांगी सुप्रीम कोर्ट की। अब उसके खिलाफ ये लोग जा रहे हैं, इनकी अपनी राय है। हमारी जो कोर्ट फैसला करेगी जो 1 बजे होना है, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है। देखिए कि ये जो पार्टियां हैं इनकी बुनियाद के ऊपर जो है लोग जीते हैं। इन लोगों को जितने भी मेंबर्स हैं, मैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर्स की भी बात करूंगा कि कोई इंडिविजुअल वो बंदा नवाज शरीफ की नाम के बगैर वो जीत ही नहीं सकता था। और इसी तरह यहाँ इफ्तिखार साहब मैं आपको रोक रहा हूं कुछ वक्त के लिए। एक बड़ी खबर उसका रुख कर रहे थे, फिर मैं चर्चा में आपके पास लौटूंगा। पाक पीएम इमरान खान का देश को संबोधन, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 30 साल से लूट चल रही है, 30 साल से राजनीतिक डाकू लूट रहे हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं। जनता को संबोधित करते हुए, आवाम को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा कि 30 साल से पाकिस्तान की आवाम को लूटा जा रहा है। जरा सुनिए। अनिल मुनकर, अल्लाह का हुक्म है कुरान में। मुसलमानों को अल्लाह हुक्म देता है कि तुमने अच्छाई के साथ खड़े होना है और बुराई और बदी के खिलाफ खड़े होना है, और इससे एक माशरा जिंदा रहता है। खुलेआम सारी अवाम के सामने इस मुल्क में डाकुओं का टोला जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहा है, करप्शन कर रहा है, पैसे बाहर भेज रहा है, उसने इकट्ठे होके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स यानी पब्लिक के नुमाइंदे जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उनकी ज़मीर की कीमतें लगाई हैं, उनको खरीद रहे हैं, खुलेआम खरीद रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि सारी मेरी कौम 27 तारीख को मेरे साथ निकले, सिर्फ एक पैगाम देने के लिए कि हम बदी के साथ नहीं हैं, हम बदी के खिलाफ हैं। हम इस मुल्क में ये जो जुर्म हो रहा है मुल्क की जमहूरियत के खिलाफ, कौम के खिलाफ, अवाम के खिलाफ, कि आप चोरी के पैसे से पब्लिक के नुमाइंदों के ज़मीर खरीद रहे हो, कौम इसके खिलाफ है। और मैं चाहता हूं कि कौम निकले मेरे साथ 27 तारीख को, और सारे पाकिस्तान को पता होना चाहिए
कि आगे से किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि इस तरह हॉर्स ट्रेडिंग करके इस मुल्क की जमहूरियत को और कौम को नुकसान पहुंचाए। शुक्रिया। तो इमरान साहब ने इन बातों को तफसील से बताया कि आखिर हालत हाजरा क्या है पाकिस्तान की सियासत का। इफ्तिखार साहब, मेरा सवाल आपसे यही है, जब से इमरान साहब कुर्सी पर बैठे हैं, अगर आंकड़ों पर गौर करें तो पाकिस्तान लगातार बदहाल होता चला है, इकॉनमी खस्ता हाल हो चुकी है, कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है, आप कई मुस्लिम राष्ट्रों से पैसे की मांग कर रहे हैं, चाइना आपके ऊपर चढ़ा पड़ा है। ऐसा कर क्या दिया इमरान साहब ने? कह रहे हैं 30 साल से लूट मची हुई है। आपकी सरकार में क्या लूट नहीं मची हुई है? मैं चाहता हूं आप जरा हमारे दर्शकों को, ऑडियंस को तफसील से बताएं इस बारे में। मैं ये चाहूंगा कि आपके जितने भी दर्शक हैं या जो भी आप ऑडियंस है जी, उसके सामने हक और सच की बात रखो जी। बात ये है कि पाकिस्तान की जो माशी बदहाली है वो अब आप इसको ये समझे कि पाकिस्तान बेहतरी की जानब रहा। कोविड में 5.7% जो ग्रोथ है, मैं ये समझता हूँ खित्ते में सबसे बड़ी ग्रोथ हमारी है। दूसरी बात मैं आपको ये कहूंगा, एक छोटी सी सादा सी बात है कि हमने अपने एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ाई है, और खास तौर पे कोरोना के दिनों में आप देख लीजिए कि टेक्सटाइल में हमने बांग्लादेश और आपके जो आप नहीं पूरा कर सके ऑर्डर, हमने दुनिया को ये अपनी एक्सपोर्ट करके सबसे ज्यादा जो है साबित किया है कि पाकिस्तान तरक्की की जानब रवां और दवा है। हमारे यहाँ आप सोच भी नहीं सकते कि सेहत इंसाफ कार्ड जो एक आम आदमी को 10 लाख रुपए का कार्ड जो उसकी जेब में पड़ा हुआ है उसको अमीर कर देता है। इसलिए उस गरीब को अमीर करता है कि वो अगर कोई बाईपास ऑपरेशन कराने जा रहा है या अगर कोई और किडनीज के कोई अपने इलाज कराने जा रहा है तो पहले वो बेचारा अपना घर का सामान बेचता था। इफ्तिखार सर, थोड़ा जवाब छोटा रखिए, मुझे डॉक्टर इरशाद का भी रुख करना होगा, माफी चाहता हूँ। इरशाद साहब, एक जुमला कह के मैं आगे ठीक है, पूरा कर ले आप पूरा सुनूंगा उनको। मैं बड़ा अच्छा उनको समझता हूँ, एक अच्छे माशाल्लाह जी तज्जियाकार हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारी जो पॉलिसीज हैं, जो एहसास प्रोग्राम है जो गरीबों को ऊपर उठाने वाला है, वो पाकिस्तान की तारीख क्या सब कॉन्टिनेंट की तारीख में किसी के पास है नहीं। अब चलते हैं, अब इरशाद साहब को सुनते हैं वो क्या फरमाते हैं। ठीक है डॉक्टर इरशाद, मेरा सवाल आपसे है, जैसा कि डॉक्टर इंजीनियर साहब, इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कि तरक्की की जानिब पाकिस्तान धीरे धीरे मुसलसल आगे बढ़ रहा है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई हैं, इमरान साहब जब से सरकार में आए हैं, बदहाली की तस्वीरें लगातार हम पाकिस्तानी मीडिया ही दिखाता रहता है। मेरा सवाल आपसे यह है कि इमरान साहब अगर कुर्सी छोड़ें तो उसकी 5 वजह आप नेशनल टेलीविजन पे गिनाइए, क्या 5 वजहें हैं कि इमरान साहब को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए? अच्छा, नहीं, पहले तो मैं ये अपने मेरे दोस्त चौधरी साहब बात कर रहे थे कि गरीबों को ऊपर उठाने का पूरा इंतजाम किया गया। वाकई गरीब ऊपर उठने वाले हैं। अगर 10-15 दिन और हुकूमत रह गई तो वो दुनिया से जाएंगे। पहला प्रोग्राम तो ये है। दूसरा प्रोग्राम ये है कि पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी और बिल्कुल अमन बिल्कुल तहस नहस हो गया, डाकुओं का राज हो गया लाहौर में। पहले हम सुनते थे कराची में लोगों को लूट रहे हैं, अभी लाहौर में मैं कल देख रहा था टीवी पर। मतलब ऐसी बदहाली कर दी, ऐसा वजीर आला पंजाब में बिठा दिया गया जिस बेचारे को कुछ पता नहीं था, जिसको अपना पता नहीं, पंजाब उसके हवाले कर देगा। सबसे बड़ी वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है बिल्कुल नाइंसाफी, अपने दोस्तों के साथ है नाइंसाफी की, अपनी पार्टी के लोगों के साथ नाइंसाफी की, इलेक्टेड लोगों को साइड पे करके सिलेक्टेड लोगों को आगे लाया गया। सबसे बड़ी वजह ये बनी। और जो सिलेक्टेड लोग वजीर मुशीर बने उन्होंने तबाही मचाई, उन्होंने गंदी जुबान इस्तेमाल की लोगों के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में। और फिर तीसरी चौथी बात यह है कि अपने ही दोस्तों को, अपने ही लोगों पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि पैसे लेकर के हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रूफ इनके पास मौजूद नहीं है कि जिसको ये साबित कर सकें कि 10 करोड़ या 20 करोड़ या 18 करोड़ किसी ने लिए। और जिन लोगों पे इल्जाम लग रहा है वो इतने अमीर तरीन लोग हैं जो मेरा ख्याल 18 करोड़ शायद रोज खरीद देते हैं। तो क्या इफ्तिखार साहब झूठ बोल रहे हैं? डॉक्टर इरशाद, इफ्तिखार साहब जो आंकड़े बता रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं? बोल रहे हैं, उनकी असेसमेंट अपनी जगह ठीक है, मैं उन्हें झूठा नहीं कहूंगा कभी भी, क्योंकि मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे पाकिस्तानी। हम एक दूसरे पे इल्जाम नहीं लगाएंगे, हम हकीकत को बात करेंगे। हम हकीकत पे बात ये कर रहे हैं कि चौधरी साहब ने कहा ना, गरीबों को ऊपर उठाया जा रहा है, बाकी आसमान की तरफ, अल्लाह की तरफ भेजा जा रहा है, इंतजाम किया जा रहा है। इतनी महंगाई की जा रही है कि अभी मैं सोचता हूँ कि रमजानुल मुबारक में लोग रोजा कैसे रखेंगे और सहरी कैसे करेंगे। तो ये इंतजाम वाकई गरीबों को ऊपर उठाने का किया जा रहा है। ठीक है, करे कि
खुदा करे कि हालात बेहतर हो जाए हमारे मुल्क के और अदालत हमें रिलीफ दे, आवाम को रिलीफ दे, मुल्क को रिलीफ दे। तो ये मेरा ख्याल 5 से ज्यादा मैंने आपको ठीक है जवाब दे दिया। डॉक्टर इरशाद, तो कोई मसला नहीं है। बहुत 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 मौजूद तरीके से आपने चीज़ों को बयान किया है। इफ्तिकार साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पाकिस्तान में कुछ मुख्तलिफ इलाकों में टमाटर 200 रुपए किलो बिक रहे हैं, पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं होता, कॉलेज स्कूल की तो बदहाली के बारे में पूछिए मत। क्या गलत आंकड़े हैं मेरे पास अगर मैं ये बात कर रहा हूं कि टमाटर 200 रुपए किलो बिक रहा है पाकिस्तान के मुख्तलिफ सब्जी मंडियों में? मैं इस वक्त आपसे सिर्फ एक सवाल, और अगर आप एक एंकर और एक जर्नलिस्ट हैं और सच्चे जर्नलिस्ट, आपका भी कोई दीन धर्म हो, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके यहाँ पेट्रोल 1 लीटर कितने का है? मुझे जवाब दीजिए। हमारे यहाँ पेट्रोल अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कीमतें हैं। 95 रुपए से लेके 100 रुपए तक हमारे यहाँ कीमतें हैं। वो क्यों है? क्योंकि रूस यूक्रेन की जंग की वजह से जो हमारा क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है उस पर असर पड़ा है। डिलीवरी कम है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। तो इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है इफ्तिकार साहब की, जब सप्लाई आपके पास कम होती है तो कीमतें आसमान पर होती है। यही रूल जो है, आप सुनिए, अब आपने सवाल का जवाब दे जी। आपका 100 रुपए हमारे तकरीबन 200 रुपए के बराबर हो जी। हमारे यहाँ पेट्रोल जो है वो 150 रुपए के ऊपर मिल रहा है जी। अब मैं आपसे सिर्फ ये पूछूंगा सवाल कि ये जो यूक्रेन और रूस की लड़ाई है, ये सिर्फ इंडिया के लिए लड़ाई है? क्या वहां पे जो शिप आते हैं क्रूड ऑयल के या साफ ऑयल के, वो क्या इंडिया के लिए भी उसी किराए में आ रहे हैं? साहब, पेट्रोल का मसला अगर अलग कर दें, चलिए पेट्रोल का मसला अलग कर दें, तो भारत की इकोनॉमी के साथ पाकिस्तानी इकोनॉमी की तो कोई तुलना ही नहीं है। हमारे यहाँ अस्पताल बेहतर है, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, हमारे यहाँ कॉलेज इतने हैं, हमारे यहाँ स्कूल इतने हैं। आपके यहाँ मस्जिदें उड़ा दी जाती हैं, स्कूल में पढ़ते बच्चों को उड़ा दिया जाता है। इस तरह की घटनाएं हिंदुस्तान में तो कम से कम नहीं हो रही हैं। क्या बात करते हैं ये क्या आप बड़े, मैं समझता हूँ बड़े जो जानबदार किस्म के एंकर, आप सुनते क्यों नहीं? आप बताइए मैं सुन रहा हूं। आपके जो औरतें जो मुजाहरे करती हैं कि खुले में हगना बंद करो, आप बड़ा मुजाहरा वहां पे होता है टॉयलेट्स के लिए कि बंद करो भाई, बंद करो, खुले में हगना बंद करो। आपके पास धोतियां नहीं है, कपड़े नहीं है आपके पास। ये आंकड़े कहां से मिले सर आपको? ये आंकड़े कहां से मिले? टॉयलेट की समस्या पूरे हिंदुस्तान की नहीं है, पूरी दुनिया की है सर। और ये आंकड़े आपको कहां से मिले? अगर मैं पाकिस्तान की तस्वीरें दिखाऊं तो आपके जो बैठे हुए हैं आपके साथ डॉक्टर इरशाद, इनको जवाब दीजिए कि दवाई नहीं है, अस्पतालों में पट्टियां नहीं है, मरहम नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है, महीनों बिजली गुल रहती है पाकिस्तान के इलाकों में, मस्जिदें बमों से उड़ा दी जाती हैं, बच्चे मरते हैं, औरतें बेवा हो रही हैं। इमरान साहब की सरकार में अगर सब बेहतर था, तरक्की हो रही थी, तो क्यों उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया सीनेट में आपके यहाँ? डॉक्टर इरशाद इनको जवाब दीजिए। शायद इनके पास वो तस्वीरें पाकिस्तान की नहीं है जो दुनिया देख रही है। मसला ऐसा कुछ नहीं है हमारे मुल्क में, हमारा मुल्क पूरा मन है। चलिए सुन लीजिए इफ्तिकार साहब, सुन भी लीजिए इफ्तिकार साहब, मैंने आपकी बात सुनी, आप सुन लीजिए अपने काउंटर पार्ट को, सुन लीजिए। हाँ बताइए डॉक्टर इरशाद, जवाब दीजिए इनका। सब अच्छा है पाकिस्तान में, तो इमरान साहब क्यों जाए फिर? कैसा आप शर्म नहीं आती किसी बड़े से बात कैसे करनी? आपको पता नहीं कि हम पार्टी के एक जिम्मेदार आदमी हैं? मैं जवाब दे रहा हूँ। डॉक्टर इरशाद से जवाब ले लीजिए। इफ्तिकार साहब, इंजीनियर साहब जवाब दे रहा हूँ। इफ्तिकार साहब जवाब ले लीजिए। इफ्तिकार भाई जवाब ले लीजिए, आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, आप जवाब ले लीजिए। इफ्तिकार भाई आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, आप जवाब ले लें। डॉक्टर इरशाद, सब कुछ अच्छा है तो इमरान साहब को जाना ही क्यों चाहिए? सब अच्छा है, सब चंगा सी, तो क्यों आप लोग इमरान साहब को कुर्सी से हटाना चाहते हैं? देखिए बात यह है कि जैसा आप मेरे प्यारे पाकिस्तान का मतलब पेश कर रहे हैं, तो हट जाएंगे, ना हटे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क में पुरअमन मुल्क है, हमारा सब कुछ नहीं है कि सुनना कैसे आपको? आप सिर्फ नवाज शरीफ की पार्टी के बंदे को मौका दे रहे हैं कि वो इफ्तिकार भाई हम किसी को मौका नहीं दे रहे हैं, आपने अपनी बात रख ली। अब डॉक्टर इरशाद बताएं। इरशाद साहब, अगर सब कुछ अच्छा है, इफ्तिकार साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक है, तो आखिर आप इमरान खान को कुर्सी से क्यों हटाना चाह रहे हैं? क्यों आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी बदहाल होती चली है, लोगों के पास खाना नहीं है, बिजली की दिक्कतें हैं, पेट्रोल नहीं मिलता, सब्जियों की किल्लत है पाकिस्तान में, आखिर दिक्कत क्या है? इमरान साहब को फिर रहने दीजिए। अगर वो बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं मुल्क के, तो उनको हटाने की क्या जरूरत है आखिर? चलिए बैठा हुआ यहाँ पे मौत पड़ी। इफ्तिकार साहब,
इसके चलिए अलावा इफ्तिकार साहब मेरी बात काम ही नहीं है सुनिए, आपको पाकिस्तान, पाकिस्तान, इफ्तिकार साहब मेरी बात सुनिए, आप अपनी इफ्तिकार भूख साहब, को- इफ्तिकार साहब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं बहुत बहुत मौजूद सवाल आपसे पूछ रहा हूं। इफ्तिकार साहब थोड़ा सा मेरी बात सुनिए, पीछे उनके जो अरे टुकड़े नजर दो आते हैं, तरफा वो डायलॉग टुकड़े होना चाहिए। उनको आप मेरी बात कपड़ा सुने, दो, मैं आपसे उनको पूछ रहा हूं कि पाकिस्तान में एक तरह का यह भी कायदा है कि जो सेना होती है, ज्यादातर जो पॉलिटिकल सिचुएशंस है वहां पे सेना कंट्रोल करती है। इफ्तिकार साहब, तो आर्मी का दखल पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज्यादा है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, इफ्तिकार साहब पहले सुनिए, सुनिए मेरा सवाल सुने आप, मेरा सवाल सुने आप, मेरा सवाल सुने, नाराज ना हो, मेरा सवाल सुने, मेरा सवाल सुने आप। देखिए अगर आप ऐसे बोलते रहेंगे तो मैं आपसे सवाल नहीं ले पाऊंगा। मैं जानना चाह रहा हूं कि आपके यहां पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो कंट्रोल है कहीं ना कहीं सेना के पास रहता है। तो चलिए इस वक्त रुक करते एक और बड़ी खबर का मैं आपके पास लौटूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान नेशनल असेंबली के स्पीकर ने बड़ा बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि असेंबली के संवैधानिक दायित्वों को मैं पूरा करूंगा, यानी आर्टिकल 95 के तहत जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जाएंगे। पाक नेशनल असेंबली के स्पीकर ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि असेंबली के संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने की पूरी कोशिश होगी। आर्टिकल 95 के तहत जो भी होगी बात, जो भी जिम्मेदारी होगी उसको निभाऊंगा, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ूंगा। यानी जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, अब इमरान खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 100 सांसदों ने इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश की है। और 28-29 तारीख तक तस्वीर थोड़ा साफ हो जाएगी कि कैसा सियासी समीकरण पाकिस्तान का रहने वाला है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिकार साहब आपका भी, डॉक्टर इरशाद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया टाइम्स नाउ भारत पर जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने के लिए।